ठीक है फिर, तो आज देखते हैं आगे, जिसको करना होगा ज्वाइन करेगा, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग। ठीक है। तो अभी तक जितना पढ़े हैं, उसमें किसी को दिक्कत? यस सर। बोलो कहाँ पे है? सर थोड़ा वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट के बारे में बता सकते हैं? दोनों एक ही चीज है। जैसे जो यस सर। वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उस चीज को रियोस्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उसके बारे में क्या जानना है? सर जैसे कैसे कि वर्क? उसमें तो जैसे कि वो ऐसा कॉइल होता है। ठीक है, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसमें ऐसे कॉइल लगे होते हैं जो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और उस पे एक स्लाइडर ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि इसे अगर हम स्लाइड करते हैं तो एक एंड इधर कनेक्टेड होता है, एक स्लाइडर से कनेक्टेड होता है। तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि ये पूरा रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इस स्लाइडर को अगर हम इससे कनेक्ट यहाँ पे पोजीशन ए पे रखें, तो मान लेते हैं 0 रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। तो इससे दूरी जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ऐसा ही होगा कुछ। तो वैसा ही सिस्टम होता है जिसमें एक स्लाइडर होता है, उसे अगर हम मूव करते हैं तो जो है उसका रेजिस्टेंस है, सर्किट में रेजिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, बल्कि घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग किसी सर्किट में अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये जो है रेजिस्टेंस, यानी कि इस रेजिस्टेंस को हम घटा या बढ़ा सकते हैं। और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, किसी सर्किट में अगर हमें इसे इस्तेमाल करने का जरूरत पड़ता है, जैसे कि हम चेक करना चाहते हैं, जैसे कि ओम्स लॉ ही है। ओम्स लॉ में एक कंडक्टर है, लेट्स से इस कंडक्टर का हम रेजिस्टेंस जो है ये रियोस्टेट ही हम लगा रखे हैं, ये भी है ये। तो अगर हम इसमें चेक करना चाहते हैं कि हम भी बढ़ा रेजिस्टेंस से भी को हम फिक्स कर दिए, इस रेजिस्टेंस को अगर हम चेंज करें तो इसमें बहने वाले करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को बार बार दूसरा रेजिस्टेंस को हम लगाएं, ऐसा ना करके हम एक ही रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं जो कि बोलते हैं कि वेरिएबल है, और उसको हम घटा बढ़ा के चेक कर लेते हैं, और करंट का जो है रीडिंग है वो एम मीटर से लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई, रेजिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर है इतना? यस सर। और कोई दिक्कत? सर नॉन ओहमिक रेजिस्टर? नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस हम लोग उसको बोलते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, नॉन ओहमिक। ठीक है, यानी कि जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम डायोड्स यानी सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर्स ले सकते हैं। सेमीकंडक्टर में अगर हम करंट का पोटेंशियल के साथ वेरिएशन देखते हैं तो इस तरीके का आता है। ठीक है, ऐसा कुछ आता है। तो ये हमें दिख रहा है कि I और V जो है, V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I। तो इस केस में जो रेजिस्टेंस हम लोग डिफाइन करते हैं, आर ओ डेल्टा V बाई डेल्टा I डिफाइन करते हैं, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन करंट, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जब बोलते हैं नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, यानी कि वो रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ठीक है, वैसे जो मटेरियल होते हैं उसके रेजिस्टेंस को हम लोग नॉन ओमिक मटेरियल बोलते हैं, और रेजिस्टेंस को नॉन ओमिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। क्लियर है? यस सर। और कोई दिक्कत?
इनफैक्ट जो हमारे मेटल्स हैं उसे भी अगर हम हायर टेम्परेचर पे देखते हैं तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। और होमवर्क दिए थे उसमें किसी कोई दिक्कत, सब कर लिए हो? हाँ सर रेजिस्टेंस से भी दिए थे। हाँ। यस सर, हो गया है। किसी को कोई कष्ट दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में, थ्योरी में जितना पढ़े हैं? कौन कौन हो? स्वयं, रिधिमा, नहीं है? ठीक है फिर तो आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा था ओम्स लॉ पढ़े थे, ठीक है। तो ओम्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि V जो होता है वो IR होता है, ठीक है। क्वेश्चंस में हम लोग इस तीन चीज में दो देकर कोई भी एक पूछ सकते हैं। एंड ये भी देखे थे कि अगर हम लोग पोटेंशियल वर्सेस करंट कर्व बनाए तो जो कर्व जाएगा वो स्ट्रेट लाइन जाता है और इसका जो स्लोप होता है वो R होता है। I वर्सेस V रहेगा तो स्लोप 1/R होगा। शायद ये सारी चीजें हो गई थी, ठीक है। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सिंबल सबको पता है, जैसे कि एक रेजिस्टेंस है, इसे अगर हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस है लेट्स से 2 ओम, पोटेंशियल बोलेगा कि ये 10 वोल्ट का है, तो इसमें से करंट कितना जा रहा होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब चीजें तो बहुत ही आसान से बता सकते हो। बोलो ऐसे ही मुझवानी। 5। 5 V/R कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे से क्वेश्चन रहेगा V इक्वल टू V/R यानी कि 10/2 यानी कि 5 ओम। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देगा कि अगर एक हमारे पास कोई भी डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसे अगर हम 220 पे कनेक्ट करते हैं तो 10 एम्पियर है, तो 110 पे करेंगे तो कितना एम्पियर है? क्वेश्चन दे सकते हैं, ये सब सर क्वेश्चन कर लो। हाँ ओम लिख दिए हैं। क्या? सर आप 5 ओम लिख दिए हैं। अच्छा सॉरी, एम्पियर होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे कि बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है। इफ कनेक्टेड, उम्मीद तो करते हैं कि हो जाना चाहिए, बहुत इजी है। across 220 volt, then current is 3.4 ampere. So what current will flow if connected across 110 वोल्ट? क्या होगा जल्दी से बताओ। सर ये तो एस्टन का ये बनाए थे। बना लियो? हाँ यस उसी सर। का है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है लेकिन दो कंडीशन दिया है, तो फर्स्ट केस से हमें क्या दिख रहा है कि R इजकल टू V/I 220/3.4। सेकेंड केस में अगर हम देखें, सेकेंड केस हम यही चीज कहेंगे कि कैलकुलेशन जो होता है लास्ट में अगर भी पुट करें तो कोई दिक्कत नहीं होता है। रेजिस्टेंस हमारा सेम रहेगा, I2 पूछ रहा है, यहाँ से हम I1 बोल दे रहे हैं, इसको V1, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं I1 इजकल टू V1/R। सेकेंड केस में देखेंगे तो I2 हम बोल सकते हैं कि V2/R होगा। यहाँ से इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है, दोनों का रेशियो ले लो, तो I2/I1 हमें दिख रहा है, ध्यान से देखो तो ये V2/V1 होगा, I घट जाएगा, ठीक है। ये 220/110 दिख रहा है, ये 2 दिखा,
तो I2 इक्वल टू 2 इंटू 3.4 कर सकते हैं, यानी कि 6.8 एम्पियर। ठीक है, विदाउट आर कैलकुलेट किए हम लोग करंट फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो टाइम थोड़ा बचता है। जैसे बुक में सॉल्व करे होगे तो उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाला है, फिर सेकेंड केस में पुट करके सॉल्व किया है। ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था ओम्स लॉ से रिलेटेड। ओम्स लॉ बहुत ही इजी लॉ है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक्सरसाइज में हम दिए थे उसमें कोई दिक्कत है? नहीं है, ठीक है फिर। तो हम लोगों ने ये सिर्फ भी देख लिया था कि रेजिस्टेंस जो है R इजकल टू आता है रो L बाई ए। ठीक है, रो हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी को, L लेंथ को और A एरिया को। ये सारा चीज हो गया था। ठीक है, फिर रो को बोले थे कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हम लोग लिखते हैं रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये हमें पढ़ना नहीं है, फिर भी ध्यान रखो कि इस तरीके से बढ़ता है। अल्फा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, थर्मल यूज करो। सर थर्मल रेजिस्टेंस मतलब? ठीक है, एक कांस्टेंट होता है हर एक मटेरियल के लिए अल्फा। डेल्टा टी जो है, डेल्टा टी है टेम्परेचर डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है कि रो जो होता है ये इनिशियल वैल्यू और डेल्टा टी से प्रोपोर्शनल होता है। एक्सपेरिमेंटली बोलते हैं कि रो नॉट इंटू डेल्टा टी से ये प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनल को, जहां भी प्रोपोर्शनल होता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अल्फा है, अल्फा पढ़ते हैं। ठीक है, तो अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टिविटी दोनों एक ही चीज हम बोल सकते हैं। रेजिस्टिविटी में यूज करते हैं तो रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टेंस में यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस। ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि सिर्फ मटेरियल का प्रॉपर्टी है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे आयरन है तो आयरन का अल्फा एक फिक्स होगा, कॉपर है तो कॉपर का अल्फा फिक्स होगा। तो यहाँ रेजिस्टिविटी के देख रहे हैं तो रेजिस्टिविटी दो दिख रहा है, यानी कि यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि रो डिपेंड्स ऑन एक तो टाइप ऑफ मटेरियल, एंड सेकेंड जो है टेम्परेचर। ठीक है, किस टाइप का मटेरियल है और टेम्परेचर कैसा है उस चीज पे ये डिपेंड करता है। हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में बात करे थे, तो रेजिस्टेंस को बोले थे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट रो लिख के बोलते हैं कि हाँ भाई ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। रो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और सिमिलर फॉर्मूला आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला फिलहाल के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस डिपेंडेंसी को जानने के लिए है कि हाँ भाई रो जो है इस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यानी कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ पे नोट करके, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ेगा और रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। बोल सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट कि रेजिस्टेंस भी बढ़ता है फॉर एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के लिए।
वही अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो उल्टा हो जाता है। खैर सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़े नहीं है तो उसके बारे में नहीं लिख के कंफ्यूज करना चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट याद रखना है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर जो है इंक्रीज करता है। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं R इक्वल टू रो एल बाई ए उस पे बेस्ड हम लोग देखते हैं। सर हाँ सर वो सेमीकंडक्टर वाला पॉइंट एस्टान में मेंशन्ड है। सेमीकंडक्टर के बारे में नहीं उतना जानते इसलिए नहीं लिखना चाह रहे थे। ठीक है, फॉर सेमीकंडक्टर इफ टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं देन रेजिस्टिविटी जो है घटता है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है घटेगा। ऐसा क्यों होता है इसके लिए, सिंस इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस number implies that कि number of charge carriers increases। ठीक है, ये चार्ज कैरियर्स क्या है, तो वही जो भी जैसे हम लोग जानते हैं कि फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कंडक्शन होता है, तो वैसे ही सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोले जाते हैं, तो वो दोनों जो है बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ता है वो सब चीजें हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वो पूरा वो सेमीकंडक्टर का चीज है। तो फिलहाल इस चीज का ध्यान रखना है। और जब इतना चीज जान ही गए हो तो एक चीज और हम बता ही देते हैं यहाँ पे। सेकेंड, अल्फा फॉर कंडक्टर जो होता है ये पॉजिटिव होता है एंड अल्फा फॉर सेमी कंडक्टर जो होता है ये निगेटिव होता है। तो अगर ऊपर वाले फॉर्मूला से देखें तो हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा टी पॉजिटिव आएगा। डेल्टा टी लिखने का मतलब यही है कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं यानी कि फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डेल्टा टी हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो डेल्टा टी पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव, तो हमें दिख रहा है कि रो जो है रो नॉट से ज्यादा है फॉर कंडक्टर्स। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो यहाँ माइनस अल्फा होता है, तो हम 1 - समथिंग करेंगे तो कोई का रेशियो अगर 1 से छोटा हो तो हम बोलते हैं कि वैल्यू घट गया है। तो उस केस में रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर जो होता है वो घट जाता है। क्लियर है? इतने में किसी को दिक्कत या और कोई अगर डाउट रह गया हो तो पूछ लो, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम ज्यादा डिटेल्स में जाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो 12th में हम लोग को पढ़ना है, सेमीकंडक्टर एक चैप्टर ही है। कोई दिक्कत? कुछ एक्स्ट्रा नो चाहोगे तो ये भी हम लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आता है वो आता है 2m/ne² ठीक है। m जो है हम मेटल के लिए बोल रहे हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ चार्ज चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, और टॉ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी है। ये हम बस इसीलिए हम लिख रहे हैं ताकि हम समझा सके कि क्या होता है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, और कोई रीजन नहीं है। फॉर्मूला अगर नहीं याद है फिलहाल के लिए, नहीं याद रखना चाहते हो मत रखो, बस कंसेप्ट ध्यान रखना है। ये दोनों चीज जो है ये तो हम जानते हैं कि ये फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का फिक्स वैल्यू होता है। नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज डेंसिटी क्या है, तो चार्ज डेंसिटी से हमें समझ में आ रहा है कि ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी कंडक्टर के लिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है ये भी फिक्स होता है। ठीक है, फिक्स फॉर कंडक्टर।
ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए फिक्स नहीं होता, सेमीकंडक्टर में ये बढ़ता है। खैर, कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कंडक्टर के केस में ये क्या होता है, फिक्स होता है। तो बच गया टॉ, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या बोलते हैं कि एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, दो कोलिजन के बीच का, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा कोई भी एक कंडक्टर है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है इससे टकराए, फिर इससे टकराए, इधर वाल से टकराए, कोलिजन होगा। ठीक है, बहुत सारे कोलिजन्स होंगे। तो अगर वो दो कोलिजन के बीच में जो बिना टकराए डिस्टेंस है, उसी चीज का एवरेज टाइम को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि इलेक्ट्रॉन जितना देर बिना टकराए मूव कर रहा है, उसे, यानी कि उस समय वो रिलैक्स है, कोलाइड नहीं कर रहा है उस समय को। ठीक है, तो अब आते हैं अपने मुद्दे पे। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, हम एटॉमिक लेवल पे देखना चाह रहे थे, इसलिए फॉर्मूला हम थोड़ा बताएं। अब कंसेप्ट को समझते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा। थोड़ा बहुत अगर हम सोचे तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा वो बढ़ जाएगा। खुद ही सोच के बोलो। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं किसी भी चीज को हीट करते हैं तो इनर्जेटिक हो जाता है। जैसे कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक को ग्लास में डालें, यानी फ्रिज से निकाले ग्लास में डाल दें, तो जैसे ही हम बाहर निकालते हैं तो देखे होगे कि उस पे कुछ पार्टिकल्स है, नहीं कि मॉलिक्यूल्स जो दिखते हैं उछलते हुए दिखते हैं, छोटे छोटे बूंदीदाना जैसा, देखे होगे। वो क्या होता है कि हीट होता है तो उसके पास एनर्जी हो जाता है, तो उछलने लगता है, तो हमें वो दिखता है कि भाई एनर्जेटिक हो जाता है। तो वैसे ही अगर हम किसी कंडक्टर को हीट करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जेटिक हो जाते हैं। एनर्जेटिक होते हैं तो उसका मूवमेंट बहुत ही फास्ट फास्ट होने लगता है। तो फास्ट होगा तो कोलिजन बढ़ जाएगा, कोलिजन बढ़ जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम जो था वो घट जाएगा। इसको अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल से थोड़ा समझें तो ऐसे सोच सकते हैं कि लेट से कि हम किसी ट्रेन से स्टेशन पे उतरे हैं, स्टेशन पे उतरे हैं और सब कोई उसी स्टेशन पे उतरा है, लेट से मान लेते हैं ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज वही था। उस केस में क्या होता है, सब कोई एक डायरेक्शन में गेट से बाहर निकलने लगता है। उसी में अगर हमें ऑटो पकड़ के कहीं जाना हो तो हम ज्यादा तेजी से दौड़ते हुए निकलते हैं। अगर हम आराम से निकलते उस समय, हम उतने लोगों से नहीं टकराते जितना कि हम तेजी से निकले हैं। ऐसा होता है, बोलो। यस सर। लो, हाँ, होता है। ठीक है, तो उस समय हमें कोलिजन क्या हो गया, बढ़ गया, स्पीड बढ़ा, कोलिजन बढ़ा, यानी कि बीच में हम जितना बिना टकराए जो समय था वो घट गया है। यानी कि इस केस में हमें दिख रहा है कि टॉ जो है डिक्रीज कर जा रहा है। तो रो दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि रो जो है वो बढ़ जा रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी बढ़ गया होगा। तो खैर, हमें सिर्फ इस रिलेशन से मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज करता है। क्लियर है इतना? ठीक है, ये सारे कहानी थे, ये समझने के लिए था बस, और कोई नहीं था। बस इस चीज को याद रखना है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। सर यानी कि टेम्परेचर, हाँ। सर तो फिर सर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर रेजिस्टिविटी घट जाता है क्या? रेजिस्टिविटी घटता है उस केस में क्या होता है कि ये जो हम एन बोले, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि उसमें जो चार्जेस फ्रीली मूव कर सकते हैं उस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम हीट करते हैं तो जो एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा, एटम्स ये सब। यस सर। तो उसके सेल्स में जो जैसे एटम्स घूम रहे होते हैं, हीट करते हैं तो जो लूजली बॉन्ड होते हैं वो टूट के बाहर निकल जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं।
ठीक है। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ तो जैसे हिट किए तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पे भी हमें एक वैकेंट स्पेस मिल जाता है, जहां साइट हो जाता है पॉजिटिव चार्जेस का। यानी कि वो जो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है हम बोलते हैं कि वहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वहां से निकला तो वहाँ पॉजिटिव दिखा, यानी कि वो जो जगह है वो भी हमें एक चार्ज की तरह ट्रीट होने लगता है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने से हमारे पास दो दो चार्ज कैरियर्स, यानी कि दो दो जो एनर्जी कैरी कर सकते हैं वो निकल गए। क्लियर है? तो ऐसे ही अगर हम हीट करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स में एन का वैल्यू जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एन का इफेक्ट ज्यादा होता है उस केस में टॉस से, इसलिए दिख रहा है कि एन बढ़ गया तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, घटेगा। अच्छा। तो उसमें ये चीज होता है। ठीक है। अच्छा, ये चीज बताए थे क्या कि चार्ज कैरियर्स क्यों कहते हैं इलेक्ट्रॉन सबको? खैर वो सब चीजें थोड़ा यहाँ पे हम लोग को उतना जरूरत है नहीं, इसलिए जैसे बता ही देते हैं जब आ गया है तो। जैसे कि अगर मान लो कि हमारे पास कंडक्टर है, बस थ्योरेटिकल है, याद रखना है। ऐसा कंडक्टर है, बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, तो क्या होता है, यहाँ पे हम मान रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास मॉल है, ये फैक्ट्री है, सर मॉल आप यानी बता दो। मार्केट है, बताए थे। तो बोले थे ना कि चार्ज कैरियर्स होता है, यस सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को फिर इलेक्ट्रोलाइट होता है तो आयंस को बोलते हैं। तो वैसे ही इस एन को जो बोल रहे हैं चार्ज डेंसिटी, वो चार्ज कैरियर्स की ही बात होती है। ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा ऊपर ऊपर ही है तो सब कुछ समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी जो चीज हमें यहाँ पे जानना है वो चीज ध्यान में रखना है। इतना बात में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिखा कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता है। ठीक है। तो कुछ जैसे हम लोग डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे कुछ डिवाइसेस यूज करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे हीटर हो गया, तो उसमें जो भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम करंट पास कर रहे हैं, करंट पास करेंगे तो हीट होना शुरू होगा। ठीक है। तो हीट होगा तो फिर से उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो वायर होता है, हीटिंग कंपोनेंट होता है, तो उस सब चीजों को और भी डिटेल में हम हीटिंग इफेक्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम फिलहाल इतना कहना चाह रहे हैं, जो कि ऊपर लिख ही चुके हैं, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो हमें दिखा कि रेजिस्टेंस जो है तीन चार चीजों पे डिपेंड करता है। किस किस चीजों पे? तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर हम लेंथ को बढ़ाते हैं, जितना ज्यादा लंबाई होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल में था। तीसरा, टाइप ऑफ मटेरियल, अगर हम कॉपर की बात कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। आयरन की बात कर रहे हैं सेम शेप और साइज का, तो उसका भी रेजिस्टेंस अलग होगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी अलग अलग तरीके से सारे मटेरियल्स बिहेव करते हैं। फिर भी हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है। अब इस पे डायरेक्टली, जैसे कि आर इजकल टू रो एल बाई ए है, तो इस पे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है कॉम्बिनेशन से पूछे जाते हैं, तो उसका एक हम पूछते हैं कि इफ a rod of length L and area, cross sectional area ही है A, is elongated up to
length equals to n times of initial length। ठीक है, इनिशियल लेंथ का जो है n टाइम्स तक इंक्रीज कर दिया गया है। तो पूछ रहा है कि देन फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। कह रहा है कि कोई हमारे पास जैसे एल नॉट ए नॉट ले लो, एक रॉड है जो एल नॉट लेंथ का है, ए नॉट एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसे हम इलोंगेट कर रहे हैं, खींच खींच के लंबा कर रहे हैं अप टू लेंथ इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ का n टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो। सर एन स्क्वायर आर। n स्क्वायर आर, ठीक है। यस सर, n स्क्वायर आर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत बताना पड़ेगा। जैसे कि ये एल नॉट लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए नॉट है, इसे अगर हम इलोंगेट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इसका एरिया जो है घटेगा। ये एल जो है ये एन एल नॉट हो गया, तो ए यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो ए इंटू एल इजकल टू ए नॉट एल नॉट होगा। यहाँ से ए हमें मिल जा रहा है ए नॉट बाई एन। तो इसका नया रेजिस्टेंस अगर लिखेंगे तो लिखेंगे हम रो इंटू एल नॉट बाई ए बाई एन। तो ये हमें दिख रहा है एन स्क्वायर रो एल नॉट बाई ए नॉट, यानी कि एन स्क्वायर आर नॉट। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो कि अगर इलोंगेट करके n टाइम्स किया जाए तो रेजिस्टेंस जो है n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में हम बोलेगा कि हम लेंथ को डबल कर दिए, तो रेजिस्टेंस कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। लेंथ यस को सर। ट्रिपल कर दिए तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स। इसी में हम ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते थे कि हम मतलब पीट पीट करके इलोंगेट किए हैं तो उसमें हम रेडियस को n टाइम्स घटा दिए हैं, कह सकते थे। बोलो, तो बताओ कि नया रेजिस्टेंस क्या होगा। सॉल्व कर सकते हैं उसके, ये कराना पड़ेगा। बोलो। इन प्रीवियस क्वेश्चन if a radius is reduced to n r by n, reduced by n अगर रहा, यानी कि अब जो नया रेडियस है वो आर नॉट बाई एन हो जाए, तो इस केस में हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। फाइंड कर सकते हैं क्या? यस सर। प्रोसेस सेम होगा। ठीक है, सिर्फ क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो लेंथ एल है वो हमें नहीं पता है, लेकिन एरिया जो है पाई आर नॉट स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो गया है। ठीक है, पाई आर नॉट स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यानी कि ये जो है ए नॉट बाई एन स्क्वायर दिख रहा है। अब एल फाइंड करना है तो वॉल्यूम को हम सेम कर देंगे, यानी कि ए नॉट एल नॉट इजकल टू ए नॉट बाई एन स्क्वायर इंटू एल। यहाँ से एल दिख रहा है एन स्क्वायर इंटू एल नॉट, तो नया रेजिस्टेंस यहाँ से हमें दिख जाएगा रो इंटू एन स्क्वायर एल नॉट बाई ए नॉट बाई एन स्क्वायर, यानी कि एन रेज टू पावर 4 आर नॉट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है। सर हाँ
सर स्कूल के टेस्ट में तो अच्छे से लिखेंगे ना? हाँ, अच्छे से नहीं लिखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी लिखोगे। यहाँ तो हम बोल रहे हैं तो समझा रहे हैं इसलिए लिख। वहाँ पे पहले वाले का भी लिखना पड़ेगा कि लेट इनिशियली गिवन दिस है तो पुराना रेजिस्टेंस ये होगा, मतलब लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। तो कर सकते हो ना? वैसे लिख सकते हो कि नहीं? वैसे लिखना पड़ेगा। सर लिख सकते हैं। ठीक है। एक हमारे पास ऐसा क्यूबॉइड शेप का कंडक्टर दे रखा है। ये लेंथ है a, इसे बोल रहे हैं b, और ये जो हाइट है ये है c। बोल रहा है कि इसमें इधर से इधर की तरफ करंट बह रहा है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन इधर से इधर है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा वो बताओ। क्या होगा पहले में बोलो। हम्म, रो ए बाई बी सी। रो ए बाई बी सी। ठीक है, हमें क्या देखना है कि ये वाला एरिया, एरिया हमें से क्रॉस सेक्शन जिससे करंट जो है परपेंडिकुलर हो वो एरिया देखना होता है। ठीक है, यहाँ पे चार चार सरफेस के एरिया भी मिल सकते थे और, लेकिन हम उसे नहीं देखेंगे। जिस सरफेस से करंट इन हो रहा है, जिस सरफेस से आउट हो रहा है, वही वाला एरिया को देखना होता है। तो ये एरिया दिख रहा है कि ये BC जो है एरिया होगा। लेंथ हमें दिख रहा है कि ये इतना, ये हमें लेंथ दिख रहा है। इसका एरिया अगर लेंगे तो एरिया हमें BC दिख रहा है, लेंथ जो है A दिख रहा है। रोयल बाई A होता है, तो आंसर ये हो गया इस सर केस में। दूसरे का रोएल बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रोयल बाई पाई आर स्क्वायर। अगर हम ऐसा देते तो यानी कि हॉलो सिलेंडर है। हॉलो समझ रहे हो क्या होता है? ठीक है, यानी कि हॉलो है। अगर हम इसे टॉप व्यू देखें तो ऐसा हमें दिखेगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ मटेरियल जो है इसी में है। इसका इनर रेडियस ये A बोल रखा है और ये रेडियस B है। इधर से इसमें ऐसा करंट बह रहा है, इधर से ऐसा निकल रहा है। तो पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा इसका। ये लेंथ L है। सर रोएल क्या? बाय पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रोयल बाई पाई B स्क्वायर माइनस A ए स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन से यही हमें समझ में आता है कि जितना दूर मेटल रहेगा वही एरिया लेना है। ठीक है, एरिया कौन सा लेना है? तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट से जो परपेंडिकुलर हो वो वाला एरिया लेना है। लेंथ कौन सा लेना है? तो डायरेक्शन ऑफ करंट के अलोंग का लेंथ लेना है। ठीक है, ये छोटा सा इंफॉर्मेशन है, इसे याद रखना है। क्योंकि अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दे तो हमारा, जैसे कि इस क्वेश्चन में एग्जांपल के तौर पे हम दिखा रहे हैं कि अगर हम बोले कि करंट का डायरेक्शन जो है ऐसा है, नीचे से इन हुआ ऊपर से चला गया, तो इस केस में क्या हमारा एरिया और लेंथ दोनों चेंज होगा? बोलो। इस केस में एरिया और लेंथ दोनों चेंज होगा। तो यहाँ से एक पॉइंट और हमको दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे भी डिपेंड कर रहा है। दिख रहा है? यस सर।
ठीक है, तो इस चीज को माइंड में रख सकते हो कि अगर हम लोग रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे भी डिपेंड करता है। तो नोट करके लिख देते हैं, ये 10th के लिए नहीं है, तो स्कूल के एग्जाम में ऊपर वाले ही 4 लिखोगे तो काम चल जाएगा। रेजिस्टेंस also depends on direction of flow of current। फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उस चीज पे भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम एक ही जो भी मटेरियल लिए हो उसमें अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उसके डायमेंशंस के ऊपर लेंथ और एरिया ये चेंज हो रहा है। यहाँ से ऊपर कुछ एग्जांपल्स किए, उससे ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जो हमारा एरिया होना चाहिए वो करंट उससे परपेंडिकुलरली इन हो रहा है, वो एरिया है। लेंथ यानी करंट की डायरेक्शन में हमें लेंथ मिलना चाहिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इतना कुछ के बाद हम लोग देखते हैं कि अगर रेजिस्टेंस है तो एक ही रेजिस्टेंस तो हो नहीं सकता है। मे भी हो सकता है कि हमको 2 3 4 रेजिस्टेंस मिले, यानी कि हो सकता है बल्ब है, पंखा है, उन सबको हम रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ये उसके पास भी रेजिस्टेंस होता है। तो अगर हम उसे कनेक्ट करेंगे किसी सर्किट में तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो कनेक्शन के ऊपर हम लोग देखते हैं कि अलग अलग टाइप से कनेक्शन होता है, तो वही देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेसिक जो है वो 2 तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं और उसी चीज को हम कंबाइन करके बहुत सारे तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, जिसे हम मिक्स्ड कर सकते हैं कि भाई ये दो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इन दोनों को हम बहुत तरीके से और भी यूज कर सकते हैं। तो जो बेसिक है उसमें 2 ही तरीका है। हम पहला कह रहे हैं कि सीरीज कनेक्शन। ठीक है, सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन करने का मतलब ये होगा कि जो इसमें कनेक्शन है वो एक के बाद एक, उसके बाद दूसरे, फिर उसके बाद एक, फिर उसके बाद एक, ऐसा लाइन में कनेक्टेड होगा। जैसे कि अगर हम ट्रेन का एग्जांपल लें तो इंजन है, इंजन के बाद फिर डब्बा, फिर डब्बा, फिर डब्बा, यानी कि एक के एंड के बाद दूसरा, फिर उसके एंड के बाद तीसरा, फिर ऐसे ही कनेक्शन होता है। ठीक है, एक का एंड, फिर दूसरे का एंड, फिर तीसरे का एंड, यानी कि अलग अलग एक का एंड दूसरे के एंड से कनेक्टेड जाता है, तो उसे बोलते हैं एंड टू एंड कनेक्शन। जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं, ऐसा अगर हमारे पास लेट से कि ये 3 रजिस्टर दे रखा है, तो इसका 2 एंड है, इसके भी 2 एंड है, इसके भी 2 एंड है। तो एक का एंड दूसरे के एंड से अगर हम कनेक्टेड करते चले जाएं, जैसे कि हम इसका एक एंड दूसरे के एंड से कनेक्ट कर दिए, फिर इसका दूसरा जो बचा एंड था वो तीसरे से कनेक्ट कर दिए, और ये जो फाइनली बचा इसे हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए ताकि फ्लो करे। तो ऐसे कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं कि ये एंड टू एंड कनेक्शन है। ठीक है, एंड टू एंड कनेक्शन है। और ऐसे ही कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं कि सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, ये क्या है? सीरीज कनेक्शन। तो ऐसे अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो हम लोग बोलेंगे कि वो सीरीज में कनेक्टेड है। अब इसमें होता क्या है, देखिए ध्यान से, ये बैटरी है, ये हमारे 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो गए। तो याद करो जैसा कि हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था वो मॉल और ये फैक्ट्री वाला, कि फैक्ट्री में सामान प्रोड्यूस हुआ, मॉल गया, मॉल को ट्रक ले गया, फिर वहां से खाली करके ट्रक फैक्ट्री आया, ये सिलसिला चलते रहता है। यानी कि इस सर्किट में भी अगर ये क्लोज सर्किट बना है तो वो सिलसिला यहाँ भी जारी होगा। यानी कि अगर कोई चार्ज है तो बैटरी आता होगा, रेजिस्टेंस से घूम फिर के फिर बैटरी पे आता होगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया?
कि अगर हम इसमें बोल रहे हैं कि कोई करंट आई बह रहा है, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस से जो करंट गया है, यानी कि जो भी चार्ज गया होगा वो सेकंड रेजिस्टेंस से भी पार करेगा, थर्ड रेजिस्टेंस से भी पार करेगा। तो हमें दिख रहा है कि हर रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जो है सेम पास कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि करंट विल बी सेम थ्रू ऑल रेजिस्टेंस, जितने भी हो इन सीरीज। सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस हो सबके थ्रू जो है करंट सेम जाएगा। ये सीरीज का पहला कंडीशन है, और इसे याद रखना है कि अगर कभी भी सीरीज कनेक्शन है तो जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में हो, एक सीरीज दिख रहा हो, उससे के थ्रू करंट सेम जाएगा। लेकिन अगर हम सबके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो हर रेजिस्टेंस के अलोंग जो है पोटेंशियल डिफरेंस हमें अलग अलग मिलेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो अलग अलग मिलेगा। और ये चीज होता है कि अगर हम कोई लॉस को नहीं मानते हैं तो जितना एनर्जी ये बैटरी सप्लाई करेगा उतना ही एनर्जी जो है तीनों रेजिस्टेंस यूज करेगा, यूटिलाइज करेगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये चीज कि जैसा कि एग्जांपल लिए थे ट्रक और फैक्ट्री का, उसमें फैक्ट्री से जितना सामान हमने लोड किया, बीच में अगर ड्राइवर ने गायब नहीं किया तो उतना ही सामान मॉल भी उतारेगा। ठीक है, मार्केट में अगर ले गए हैं तो दुकान वाले को उतना ही सामान मिलेगा, लेकिन बीच में अगर हम बेच दें तब तो अलग बात है। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं माने हैं तो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी विल बी इक्वल टू एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि जितना एनर्जी रेसिपेट होगा रेजिस्टेंस के थ्रू उतना ही एनर्जी सप्लाइड होगा। ठीक है, और हम यहाँ से बोल सकते हैं एनर्जी सप्लाइड by battery will be utilizes by all resistance। जितने भी रेजिस्टेंस है सबके थ्रू कुछ ना कुछ एनर्जी यूटिलाइज होगा, और कोई लॉस नहीं माने हैं, यानी कि देयर इज नो लॉस इन एनर्जी। कोई लॉस नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी एनर्जी होगा सारा इक्वल होगा, यानी कि एनर्जी ऑफ बैटरी विल बी इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 ये होगा। ठीक है, ये चीज हम जानते हैं। दूसरा चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वर्क डन होता है वही तो एनर्जी होता है, और वो Q इंटू वी आया था। ठीक है, इसी को हम लोग बोले थे पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि चार्ज तो क्यों ही फ्लो कर रहा है, और चूंकि करंट सेम है तो फ्लो ऑफ चार्ज भी सेम है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं वी क्यू इज इक्वल टू V1 Q1 Q सब में सेम है, V2Q प्लस V3Q। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो भी पोटेंशियल होगा बैटरी का वो तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप करेगा। ठीक है, तो हम लोग ये स्टेटमेंट याद रखते हैं। सर हाँ, सर वो आप यू के नीचे क्या लिख रहे हैं? यू के नीचे ये वाला हाँ बैटरी है। ठीक है, एनर्जी ऑफ बैटरी। यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्यू इंटू वी होता है, जैसा कि वर्क डन में हम लोग ने देखा था, यहीं से डिराइव किए थे हम लोग। तो वर्क डन क्यू भी लिखे या फिर पोटेंशियल एनर्जी क्यू भी, दोनों चीज सेम ही है। तो यहाँ से हम बोल रहे हैं कि एनर्जी जो बैटरी ने सप्लाई करा वही एनर्जी तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस खर्च हो रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कहीं लॉस को हमने नहीं माना है, तो ये कंजर्व एनर्जी जो है कंजर्व होता है, जैसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये चीज मिल रहा है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस each resistor will give
will be equal to potential of battery। ठीक है, सम कर देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। Sum of potential drop across this resistor will be equal to potential of a battery। ठीक है, बैटरी या सेल बोल सकते हैं ये चीज हो। तो जब सीरीज कनेक्शन होगा तो हमें ये दो बातें ध्यान रखनी होंगी कि सीरीज में करंट जो होता है सेम होगा, और ये चीज तो हम लोग बोल ही सकते हैं कि जितना भी रेजिस्टेंस है सबके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है उस सबको जोड़ देंगे तो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। इतना बात में किसी को कोई कष्ट दिक्कत तो बोलो। नहीं है ना। अभी इन्हीं सब को यूज करके हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम आर से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा सर्किट है। ठीक है, हम 3 रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, 4 5 10 2 कुछ भी हो सकता है। ये हमारा पोटेंशियल भी है, इसमें करंट आई बह रहा है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। इस तीनों के क्रॉस हम बोल रहे हैं कि इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1 है, इसके क्रॉस V2 है, और इसके क्रॉस V3 है। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि हम इस तीनों रेजिस्टेंस को हटाकर सिर्फ एक रेजिस्टेंस ही यूज करें। ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस को हटा के हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस यूज करना चाहते हैं आर, और ऐसा यूज करना चाहते हैं कि अगर हम बैटरी सेम रखे हो तो करंट इससे सेम पास कर रहा हो। ठीक है, ये जो 3 लाइन है ये इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज हमें बोल रहे हैं कि इसी सर्किट के इक्विवेलेंट हम एक सर्किट यूज करना चाहते हैं जिसमें हम इन 3 रेजिस्टेंस को हटा के सिंगल रेजिस्टेंस यूज करना चाहते हैं, और ऐसा यूज करना चाहते हैं कि अगर हम उसी बैटरी के क्रॉस कनेक्ट करें तो जो करंट बह रहा हो वो सेम करंट आए। ठीक है, तो अगर हम ओम्स लॉ यूज करते हैं तो इस सर्किट के लिए अगर हम ओम्स लॉ यूज करें, ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ अगर हम देखेंगे तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि आई आर इजकल टू भी बाई आई हम लिख सकते हैं, या फिर भी इजकल टू आई आर, जो भी है हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 बोल लिए। अभी इस सर्किट पे आते हैं। इस सर्किट में हम लोग जानते हैं कि वी हैव V इजकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, चलो इसको ऐसा लिख लेते हैं, V इजकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और हम सबके सारे रेजिस्टेंस से करंट आई जा रहा है, सबके क्रॉस अगर ओम्स लॉ लगाएं तो यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम बोल सकते हैं V इजकल टू V1 इजकल टू I इंटू R1, V2 इजकल टू I इंटू R2 एंड V3 इजकल टू I इंटू R3। चूंकि करंट सब में सेम है तो यहाँ से हम इन दोनों को मिला के बोल सकते हैं कि V इजकल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3 है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट फ्रॉम 1 एंड 2 V का वैल्यू हम पुट कर लेंगे, I इंटू R इजकल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। I तो दोनों में सेम ही था, तो यहाँ से हमें दिख गया कि R विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी और रेजिस्टेंस रहेंगे हम ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे तो हमें मिलेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R मिल जाएगा। क्लियर है इतना?
ये वाले जो इक्वेशंस हैं, इस चीज को भी हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां पे ये सारे पार्ट्स हमें यूज करने को मतलब यूज करते हैं तो हमें सहायता मिल जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखना है कि हर के क्रॉस अगर हमें पोटेंशियल लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, ये सारी चीज। इतना बात में किसी को दिक्कत? बोलो। नो सर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस हो तो दो को जोड़कर, तीन हो तो तीन को जोड़कर ऐसे रेजिस्टेंस हम पा रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो कभी भी अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will be greater than greatest resistance in series। दिख रहा है कि हम एक को जोड़ रहे हैं, अगर एक होगा 100, एक 0.1 भी होगा, जब जोड़ेंगे तो आर इक्विवेलेंट जो है, जो सबसे ज्यादा है उससे ज्यादा ही वैल्यू मिलेगा। वही चीज लिखा हुआ है, कुछ ज्यादा इसमें क्या बोलते हैं, रॉकेट साइंस का जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात को ध्यान में रखना होता है क्योंकि कभी कभी कॉम्बिनेशंस वाले क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, उसे सीरीज में जोड़ के पैरेलल में जोड़ के हमें इतना लाना है, तो वहां पे ये हमें मदद करता है ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो एक तो चीज ये दिखा कि आएगा जो सबसे ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस होगा उससे भी ज्यादा आएगा, क्योंकि हम उसमें भी कुछ ना कुछ जोड़ ही रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, हमें कभी कभी ऐसा सिचुएशन मिल सकता है सर्किट सॉल्व करते वक्त बीच में कि इसमें से करंट आई बह रहा हो, ये रेजिस्टेंस R1 हो, ये R2 हो, हमें इसके क्रॉस V1 और V2 फाइंड करना हो। ठीक है, तो V1 V2 फाइंड करना हो, यहाँ पे V1 क्या है एंड V2 क्या है ये हमें जानना है, और ऐसा सर्किट दे रखा है, यानी कि किसी भी सर्किट का कुछ पार्ट हो सकता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो हमारे पास दो तरीके हैं, दोनों हम बताते हैं। मेथड वन हम क्या करेंगे, जो बेसिक मेथड है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर हम R1 प्लस R2 कर लिए तो हमें ऐसा दिख रहा है कि इससे करंट आई जा रहा है, ये जो है R1 प्लस R2 है। तो हम इसके क्रॉस V फाइंड कर सकते हैं, V इसका क्या होगा, I इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, खैर इतना करने की क्या जरूरत है, पैरेलल वाले में नहीं दिखना, छोड़ो। ठीक है, V1 V2 हमें पता करना है, डायरेक्टली आई दे रखा है तो इसमें हम ऐसे पता कर सकते हैं, V1 इक्वल टू IR1 एंड V2 इक्वल टू IR2, ओम्स लॉ लगा। ये था थर्ड चीज, क्या है, ऐसा दे रखा है, V है, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, एक तो मेथड है कि हम R इक्विवेलेंट पता कर लें, और इस V1 V2 को इसमें भी हमें फाइंड करना है कि V1 कितना है, ये V2 कितना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा मिलता है रेजिस्टेंस पोटेंशियल मिला हो, हम नहीं चाहते हैं कि उससे करंट पता करें और डायरेक्टली। ठीक, एक तो मेथड है R1 प्लस R2 मिलेगा, V1 I/R1 करेंगे एंड V2 इक्वल टू I इंटू R2 करेंगे, ये हम बोल रहे हैं मेथड 1 है। ठीक है, ये बेसिक मेथड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है,
ऐसा अगर सिंपल सा सर्किट है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन होता क्या है कि कभी कभी हमें ऐसा सिचुएशन मिल जाता है कि किसी सर्किट का बीच में हमें कैलकुलेट करना हो, तो वहां हम डायरेक्ट लिखने का कोशिश करते हैं। तो वहां पे हम कैसे करेंगे? यहाँ हमें दिख रहा है भी जो आई आर होता है, आई जो है सेम है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो। V1 is V2 equal to R1 is to R2। ठीक है, ये मेथड कहीं भी प्रोपोर्शनल वाले चीज हो तो वहाँ लिखने के लिए हम लिख सर सकते आपका हैं, तो आवाज इस चीज क्लियर को नहीं याद आ रख। हेलो, सर, बहुत कट रहा था बीच बीच में। अभी आ रहा है? यस सर। अभी आ रहा है? ठीक है, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब भी ऐसा सिचुएशन दिखे यानी कि प्रोपोर्शनल वाले दिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। V1 का अगर वैल्यू लिखना हो तो हम लिख सकते हैं क्या, R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू V1 प्लस V2। ठीक है, तो V1 प्लस V2 भी है तो हम इसे लिख सकते हैं R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू V। ध्यान से देखो तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला आएगा क्योंकि V बाई R1 प्लस R2 आई ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइम बच गया, R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू V। काम हम सेम किए हैं, कुछ डिफरेंट नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ हम प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट यूज किए हैं। ऊपर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके आई फाइंड करके फिर V1 V2 लिखे हैं। दोनों काम सेम किए हैं तो हमारा वैल्यू भी सेम ही आना चाहिए। हाँ सर दूसरा मेथड फिर से बता दीजिए ना, आपका आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा, ये वाला चीज पता है कि नहीं, A is to B इक्वल टू अगर C is to D हो तो A का वैल्यू लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं C बाई C प्लस D इंटू A प्लस B। ये चीज पता है? यस सर। तो वही चीज की है यहाँ पे कि सीरीज में है तो करंट जो है दोनों रेजिस्टेंस से सेम होगा, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम ये वाला चीज लिख सकते हैं V1 बाई V2 इक्वल टू R1 बाई R2, या फिर V1 इज टू V2 इक्वल टू R1 इज टू R2। तो वही है, हमें V1 पता करना था तो V1 इक्वल टू R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू V हो जाएगा, और सिमिलरली V2 ये हो जाएगा। क्लियर है? और बोले यही कि इस मेथड में और इस मेथड में कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों चीज सेम चीज है, कैलकुलेशन सेम आएगा। ऊपर वाले को अलग कंसेप्ट से हमने लिखा, नीचे को अलग कंसेप्ट से लिखा। जहां जो इजी लगे हम वो यूज कर सकते हैं, तुमको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। इतना में किसी को दिक्कत? बोलो। नहीं है तो इस चीज को ध्यान में रखना है, जब भी रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हो तो ऐसा कुछ हो। जैसे क्वेश्चन देते हैं, अभी तो सिर्फ सीरीज ही है, तो फाइंड आई V1 V2 एंड V3। बहुत ही इजी है, तुरंत से सॉल्व करके बताओ। सर 4 to 6। 6
आई करंट अगर सॉल्व करोगे तो 3 ओम दिख रहा होगा। आई देखेंगे तो V बाई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी कि 12/6 2 एम्पियर। V1 फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे, I1 इंटू R1 यानी कि 2 इंटू 2 4 वोल्ट। V2 फाइंड करेंगे तो I इंटू R2 यानी कि 2 वोल्ट। एंड V3 फाइंड करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 वोल्ट। ध्यान से देखो तो ये 4 2 6 है, तो 6 तीनों का जोड़ जो है उसके बराबर भी है। अच्छा, अगर इसका बुकलेट मिल गया है क्या करंट का? ये सर है तो भेजो ना, होमवर्क देते हैं। मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर पैरेलल कनेक्शन देखेंगे, और उसके आगे फिर जो भी होगा। सर बुक से आगे का एक्सरसाइज बना सकते हैं? बुक्स अभी पैरेलल तो पढ़े नहीं है, तो इसलिए आगे नहीं दे रहे हैं। पैरेलल पढ़ लेते तो बना सकते। तो नेक्स्ट क्लास में देख लो पैरेलल और फिर मिक्स कॉम्बिनेशन, और हो जाएगा फिर उसके एप्लीकेशंस। ठीक है। एक्सरसाइज 1 में 1 to 33 तो हमको दिख रहा है। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 32 33 34 35 सकता है। फिर 47 सर पावर कहाँ पढ़े हैं? क्या? सर पावर नहीं पढ़े हैं ना? हम तो इधर पावर, अच्छा उतना तो पता होगा ना, पावर नहीं पड़े हुए इसमें। यस सर पढ़े हैं 9, ऐसे। हाँ तो वही चीज है। ठीक है, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री से रिलेटेड है। फिर 9th में पावर वर्क डन बाई टाइम, उसका यूनिट क्या होता है वही पूछा है। 47 से 53 तक ट्राई कर लेना। ये वोल्टमीटर एमीटर के ऊपर है। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, करने को 58 तक कर सकते हो ट्राई, लेकिन 53 तक ही दे रहे हैं। इसमें तो मिक्स है एक्सरसाइज 2 में। ठीक है, एक्सरसाइज 2 न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स वाले में
1 से लेकर 11 तक इसे कर लेना है, ठीक है। हो जाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और रिधिमा ये कभी बोलती ही नहीं है। हेलो। हाँ सर। कभी बोलती ही नहीं है, कुछ दिक्कत है नहीं है, या फिर बोलने पे भी। ठीक है, तो ठीक है, इतना को कर लेना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इससे आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, कुछ मिक्स प्रॉब्लम और बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है फिर।